हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे पैरिस एजुकेशन चैनल में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर 2 के कुछ 3-4 टॉपिक्स के बारे में। तो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंसंट्रेट कीजिएगा वीडियो पे एंड टॉपिक पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए क्या होता है ये आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी हम उसे कहते हैं जो कोई एलिमेंट है उसको हमने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करवाई, हमने एनर्जी दी थोड़ी सी उसे। तो उस एनर्जी के कारण वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर वो रिमूव हो जाता है उस वैलेंस शेल से इनफाइनाइटी पे, तो उसी को कहते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, देखिए अब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल टू इनफाइनाइटी, मतलब वैलेंस सेल से इनफाइनाइटी पे पहुंच जाए, हमने थोड़ी सी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड करवाई तो वो रिमूव हो जाए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल टू इनफाइनाइटी पे वो रिमूव मतलब चला जाए, उसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए हम छोटा सा एक डायग्राम बना के देखते हैं। देखिए जैसे इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन है जैसे मान लीजिए। तो जैसे ये वैलेंस शेल है, अगर इसको हमने थोड़ी सी एनर्जी दी और ये इनफाइनाइटी पे चला गया ये, जैसे ये मान लीजिए इनफाइनाइटी पे चला गया, तो इसे कहेंगे हम आयनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहेंगे आयनाइजेशन, जिस एनर्जी के कारण वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को छोड़ के इनफाइनाइटी पे चला गया, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। समझ गए आप? इतनी सी बात थी। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमें एनर्जी निकालनी हो, आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो, जैसे हमने कितनी एनर्जी उसमें दी कि वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से इनफाइनाइटी पे चला गया, तो हम इस एनर्जी को निकालने के लिए फॉर्मूला है आयनाइजेशन। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इनफाइनाइटी माइनस ई एन मतलब वैलेंस शेल, एन इधर लिख देता हूँ वैलेंस शेल मतलब, ठीक है। तो देखिए अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हमें जैसे हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, जैसे हमने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी एनर्जी दी, वो इनफाइनाइटी पर चला गया, तो हम उसका निकालेंगे। देखिए अब मैं कैसे निकालता हूँ, हाइड्रोजन का निकालते हैं। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, ई इनफाइनाइटी हमने पिछली वीडियो में एनर्जी का फॉर्मूला बताया था आपको कि कैसे एनर्जी निकाली जा सकती है, मतलब उसका फॉर्मूला हमने बताया था। तो ई इनफाइनाइटी का पहले निकाल लेते हैं हम। तो इसका होता है -3.16 इंटू जेड का स्क्वायर अपॉन में एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आपने इतना देखा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम ई इनफाइनाइटी की तो वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ई इनफाइनाइटी इज इक्वल टू -3.16 इंटू ये 3 है जेड स्क्वायर, सॉरी ये हाइड्रोजन के क्या होता है, ये 1 होता है, एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, और लेकिन एन स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा ना। इनफाइनाइटी पे अगर वो चला गया तो वो तो 0 हो गया ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये तो ई इनफाइनाइटी हो जाएगा बिल्कुल 0।
यहाँ पे हमने ई इन्फाइनिटी का निकाला, यहाँ पे हम निकालेंगे वैलेंस शेल का। तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, इनटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लेकिन यहाँ पे तो जेड स्क्वायर क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है स्क्वायर, और मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन नंबर उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एन स्क्वायर क्योंकि वो पहले ऑर्बिट में रहता है। तो ये भी हम 1 ही रखेंगे, तो ये कट जाएगा। तो इसके कितना आ गया, ई एन आ गया हमारा -3.16। हम अगर इस फॉर्मूले में अगर पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा कितनी हमने एनर्जी दी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इन्फाइनिटी माइनस ई एन। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हुआ, माइनस 3.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह आयनाइजेशन एनर्जी हमारी आ गई 3.16, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इतनी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आयनाइजेशन एनर्जी हमारी हाइड्रोजन के लिए आ चुकी है। तो हम ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। इतना आप समझ गए आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब गाइस, ये 1.36 था, 3.16 नहीं था। यहाँ पे भी मैंने ये सही कर दिया है, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन यहाँ पे 1.36 था सब जगह पे, क्योंकि इसकी एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो 1.3 माइनस 1.36 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी हर जगह, तो मैंने 1.36 यहाँ पे कर दिया है। तो आप भी देख लीजिए इसे 1.36 तो ये होगा ना कि 3.16 होगा, वो थोड़ी गलत वैल्यू हो गई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। तो मैंने ये कर दिया, आप इसी को करिए 1.36 ही आप लिखना, 3.16 मत लिखना, वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे फिर अब हम दूसरा है हमारा रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम ये बताता हूँ, सॉरी, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करें, सबशेल के अंदर हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। तो देखिए, हम पहला आता है हमारा ऑफवर रूल। तो देखिए ऑफवर रूल होता क्या है। ऑफवर रूल पहला हमारा होता है, ऑफवर रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा है हमारा इसमें हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और तीसरा इसी में आता है हमारा पॉलिश एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो ये नीट का ही क्वेश्चन है, आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आप क्या इसमें से ये बता सकते हैं कि इनमें से इन तीनों रूल या प्रिंसिपल में से कौन सा रूल या प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है? बता सकते हैं आप? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है कभी भी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा यही चीज़, आप इन रूल या प्रिंसिपल में से इन तीनों में से अब ये बताइए कि कौन सा इन तीनों में से ऐसा रूल या प्रिंसिपल है जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो इसका मैं आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर है मतलब ऑफवर रूल। ऑफवर रूल किसी भी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ये नीट में भी पूछा जा चुका है। ऑफवर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ठीक है, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। अव्वल रूल, तो हम पढ़ते हैं इसका आगे का अव्वल रूल के। अव्वल रूल आखिर होता क्या है, तो ये क्या बताता है हमें फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। तो रूल देखिए, अव्वल रूल ये बताता है कि मतलब हमें हमेशा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना चाहिए, वो भी एनर्जी के बेस्ड पे। मतलब एनर्जी किसकी कम है उससे सबसे पहले, एनर्जी किसकी ज़्यादा है उसको उसके बाद, फिर उससे ज़्यादा जिसकी एनर्जी उसको उसके बाद, एनर्जी उसके बाद किसकी ज़्यादा उसके बाद, ऐसे ऐसे हम करते करते हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे रख सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो अव्वल रूल यही बताता है। देखिए मैं लिखता हूँ, और इन्होंने एक n+l रूल भी दिया है, जिसके कारण से हम ये पता कर सकते हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। तो देखिए देखिए तो आप इसमें भी यही लिखा है, इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सबशेल। हम सबशेल को इलेक्ट्रॉन, मतलब हम सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही कर सकते हैं। मतलब वही तरीका सही रहेगा ऑफ देयर एनर्जी के बेस्ड पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं सबशेल के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आया। इट इज स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। देखिए कैसे, जैसे ये दे रखा है, ऐसे बिहाफ पे ही हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। जैसे 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इससे आपको n+ रूल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि 3d से पहले 4s क्यों आता है, 3d बाद में क्यों आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं आगे बताता हूँ। ऐसे हम ये जो दे रखा है अव्वल रूल के साथ ही जो मैंने अभी वो लिखी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, उसी के बिहाफ पे मैं n+ रूल को आपको करके बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम n+l रूल के बारे में देखेंगे। n+l रूल के कैसे मतलब कर सकते हैं n+l रूल से। तो मैं वही लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हम कैसे पता करें कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे आपसे पूछ लिया पेपर में कि आप इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए, ये सही है कि नहीं है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, आपसे बोल दिया कि इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, या इसी में बोल दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन्स फिल कीजिए। तो मैं बताता हूँ n+l रूल की वजह से हम ये सब कर सकते हैं, n+l रूल की मदद से। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये पिछली वीडियो उसमें भी मैंने बता रखा था, मैं उसका लिंक इसमें दे दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। फिर भी मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। देखिए n क्या होता है हमारा, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि देखिए ये होता है, जैसे ये 1 है तो 1, 2 है तो 2, 2 है तो 2, 3 होता है 3, 3 3, 4 4 और 3 3। और l हमारा क्या होता है, एंगुलर क्वांटम नंबर। जैसे s होगा तो s का क्या होता है 0, हमने पिछली वीडियो में बता रखा है। जैसे s का 0, p का होता है 1, s का होता है 0, p का होता है 1, s का होता है 0 और d का होता है 2। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं, इतना आपको पता चल गया। ये होता है और अब n+l कर देते हैं। मतलब n+l का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे 1 2 3 3 4 4 और ये 5, ये हो गया। अब हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये कैसे लगेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर सही है कि नहीं। या आपसे किसी ने पूछ लिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो ये सब हम यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे हम देखिए 1 है तो ये सबसे छोटा है, n+l के यहाँ पे ये सबसे छोटा है। और आप एक और बात जान लीजिए, वो तो मैं अभी बता दूंगा चलो आपको। n+l तो ये क्या बोलते हैं, ये 1 सबसे छोटा, तो सबसे पहले क्या आएगा 1s, सबसे छोटा हो गया 1s। इसके बाद क्या आएगा 2, तो इसके बाद हो जाएगा 2s, फिर इसके बाद 3 आया यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो हम कैसे पता करें कि यहाँ पे ये वाला वो छोटा है कि ये वाला छोटा है, मतलब इसके बाद हम कौन सा लिखें, 2p लिखें या 3s लिखें। तो हम यहाँ पे ऐसे पता करेंगे, ये n पे डिपेंड करता है। जैसे कोई इक्वल, मतलब इसकी भी 3 आएगी इसकी भी 3 आएगी, तो हम इसमें से पता करने के लिए n देखते हैं, ये n पे डिपेंड करता है। अगर n वाला छोटा है, जैसे ये n का ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो ये छोटा वाला, जैसे n छोटा है इसका वाला n छोटा है, तो मतलब 2p छोटा हो गया, तो 2p इसके बाद हम लिखेंगे। समझे आप? समझ में आया आपको? ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, समझ लिया आपने। 2p और इसके बाद 3 है, तो हम इसके बाद लिखेंगे 3s। अब जैसे यहाँ पे फिर से 4 आ गया, तो हम कैसे पता करें कि कौन सा 4 है? तो देखिए ये 3 है, ये 4, इनमें से छोटी वैल्यू किसकी है? तो 3 की है ना, n की वैल्यू 3 है, मतलब n की 3 वैल्यू और n की 4 वैल्यू, दोनों ही वैल्यू है n की। लेकिन इन दोनों में से छोटी कौन सी? 3 वाली वैल्यू छोटी है ना, तो हम 3p छोटा होगा, 4s बड़ा होगा। तो इसलिए हम पहले 3p को लिखेंगे, फिर 4s को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया 5, अब यहाँ पे आ गया 5, तो ऑब्वियसली हम इसे 3d लिखेंगे। देखिए इसलिए हम 3d को बाद में लिखते हैं, क्योंकि इसका ये बड़ा रहता है, n+l रूल के हिसाब से ये बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसे एंड में लिखते हैं सबसे। तो आपको ये समझ में आ गया, वो 3 + 2 इसलिए 5 आ जाता है। तो आपने ये सीख लिया n+ रूल कैसे करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने ये लिख लिया है, ऐसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे लगा सकते हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ओवर रूल आपको पता चल गया हो किस लिए ओवर रूल काम में आता है, और किस मतलब n+l रूल की वजह से हम इसमें कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। तो देखिए अब दूसरा जो कि है हुंड्स रूल। ये तीनों ही रूल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए दूसरा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये रूल आपको क्या बताता है, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें आपको ये बताया गया है कि हम जैसे s है, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हम आराम से भर सकते हैं। s ऑर्बिटल में तो हम थोड़ी गलती होगी, जैसे हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, तो हम इसमें s सब शेल में, s ऑर्बिटल में हम ये भर सकते हैं। ये भर सकते हैं एक। अगर हीलियम का लें तो क्या होगा, जैसे 1s1 हो गया ना, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो हम s में ये 1 भरेंगे। अब ये हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो हम क्या करेंगे 1s2 करेंगे। तो s ऑर्बिटल में हम क्या कितना भर देंगे, 2 भर देंगे, आराम से भर देंगे। अगर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ले लें तो 1s2 2s1 हो जाएगा। तो देखिए हम ये कर लेंगे, ये हो गया और इसमें 1 भर देंगे, इतना हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल में हम भर देंगे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। अब बेरिलियम का करें तो 1s2
2s2 हो जाएगा। ये भी पूरा भर गया। हम पहुंचने वाले हैं, अपने टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बोरन 1s2 2s2 और ये क्या हो गया 2p1। अब जैसे ये भी हमने पूरा भर लिया, ये भी हमने पूरा भर लिया, लेकिन ये जो 3 है ये एक हमने भर दिया। चलिए एक है, इन तीनों की तो एनर्जी सेम है, इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। अब जब तीनों की एनर्जी सेम है तो हम ये तो एक इलेक्ट्रॉन है कहीं पे भी भर सकते हैं, यहाँ पे भर लो, यहाँ पे भर लो, यहाँ पे भर लो, px में भर लो, py में भर लो, pz में भर लो, कहीं पे भी भर सकते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन आ जाता है जैसे, तो 1s2 2s2 2p2 हो गया। तो हम जैसे इसमें s सबशेल में s ऑर्बिटल में भर देंगे, दोनों भर गए, इसमें भी दोनों भर गए। लेकिन अब आती है दिक्कत। अब जैसे ये 2 है, एक था तो हम कहीं पे भी भर सकते थे, लेकिन 2 है तो हम इसे ऐसे ऐसे में भरें, या मैं आपको 3-4 पहले बना देता हूँ। ऐसे ऐसे में भरें कि ऐसे ऐसे में भरें कि ऐसे और ऐसे में भरें। अब हो गई दिक्कत, तो हम कैसे भरें इसको, इसी को बताता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसी चीज़ को बताता है कि हम इसे कैसे भर सकते हैं। अब इन तीनों की तो एनर्जी है सेम, तो हम कैसे भरें इन्हें। ये दो एक तो था कि हम कैसे भी भर सकते थे, एक तो था कि किसी में भी भर दो आराम से, लेकिन 2 में आ गई दिक्कत। जैसे हम ऐसे भरें कि ऐसे भरें कि ऐसे भरें, तो ठीक है, इसी को आप बताता है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए क्या कहता क्या है, ये कहता है इट स्टेट, देखिए इसमें कहा क्या गया है, इट स्टेट दैट नंबर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल अंटिल ईच ऑर्बिट बिलोंगिंग्स टू द सेम सबशेल कंटेन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। इसमें ये कहा गया है कि जैसे ये 3 है, अगर एक होगा तो तीनों में किसी में भी एक भर दो। जैसे ये भर गया, ये वाला देखिए दिख रहा है आपको, ये वाला जैसे एक है तो भर गया, लेकिन 2 में जैसे आने लग गई दिक्कत। तो यही ये बताता है कि इट इज स्टेट दैट नंबर ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल अंटिल ईच ऑर्बिट बिलोंगिंग्स टू द सेम सबशेल कंटेन सिंगल। इसलिए जो एक में हम एक ही भर सकते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेम एनर्जी में है, तो तीनों में पहले हम एक एक भरेंगे, फिर जब हाफ फिल हो जाएगा, मतलब ये तीनों फिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम एंटी पैरेलल में तीनों में भर सकते हैं। इसमें ये बोल रखा कि हम ऐसे मतलब नहीं भर सकते। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे D6 का ये ले लीजिए एग्जांपल, ठीक है, D6 है, तो हम ऐसे 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 और ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं भर सकते, ये गलत तरीका है। हुंड्स रूल ने यही कहा, और D6 का सही तरीका ये है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भर सकते हैं, सेम एनर्जी है तो हम पहले सबको सेम करेंगे, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। सेम एनर्जी हमने 5 तो पूरे फिल करते हैं, सेम एनर्जी तो सब में सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। जब मतलब एक बच रहा है तब जाके हम यहाँ पे ऐसे एक भर सकते हैं। ये गलत तरीका था, ये एकदम सही तरीका है, हम इसे ऐसे भर सकते हैं। आप पेपर में भी ऐसे ही भरिएगा, ऐसे मत भरिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे ही भरिएगा। इसमें यही कहा गया हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में, मतलब ये दोनों तो, ये तरीका तो सही है, ये तरीका भी गलत है और ये तरीका भी गलत है। क्योंकि ये तरीका इसलिए गलत है क्योंकि हम इसमें भर दिया, इसमें नहीं भरा और इसमें भर दिया है हमने, तो ये तो गलत हो गया ना। हमने तीनों को सेम एनर्जी है तीनों की, तो हम इक्वल लेके चलेंगे। जब बच जाएगा तब जाके हम उसे भर सकते हैं ऐसे करके, जैसे हमने इसमें भरा ना वैसे करके हम भर सकते हैं। ये तरीका गलत है, हम ऐसे ऐसे भर सकते हैं। जैसे 2p2 में 2 है तो हमने ऐसे भर दिया, अगर 3 होता तो हम इसमें भी भरते, अगर 4 होता तो ऐसे ऐसे और ऐसे करके फिर ऐसे कर देते। समझे आप मैंने कैसे किया? तो ऐसे ही करना। और देखिए दूसरे में मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इन सबशेल आर पेयर्ड ओनली when all the orbitals of a subshell is half filled with parallel spin।
इलेक्ट्रॉन इन सबशेल आर पेयर्ड ओनली जब तक व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबशेल इज हाफ फिल्ड, मतलब सारे सबशेल हाफ फिल्ड नहीं हो जाएंगे उसके, तब तक वो उसमें ऐसे पैरेलल मतलब स्पिन में नहीं भर सकते, मतलब एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में नहीं भर सकते। मतलब पहले हाफ फील्ड पूरे हो जाने चाहिए, मतलब जैसे ये तीनों पहले ये पांचों के पांचों हाफ फील्ड पूरे हो चुके थे, फिर उसके बाद हमने इसमें एंटी पैरेलल लगाया। ठीक है, इस तरीके से हम भर सकते हैं। यही हुन्स रूल ने हमें बताया था, इसी को हमने मतलब हुन्स रूल ने इसी चीज को क्लियर किया था कि हम ऐसे भरें या ऐसे भरें, मतलब कैसे भरें, तो इसको हुन्स रूल ने हमें क्लियर करवाया था। तो यही होता कि जैसे ये सबशेल है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हम भर सकते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन भरने में हमें दिक्कत होती, तो वही उसी को हमें क्लियर किया, हुन्स रूल ने क्लियर किया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तीसरा है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए इसे क्या, इसने क्या बताया था। इन्होंने हमें बताया था, इन्होंने हमें बताया मतलब 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो चारों होते हैं ये सेम नहीं हो सकते। इन चारों में से कोई ना कोई तो इन चारों में से कोई ना कोई तो अलग होगा ही, एक जैसे ये नहीं हो सकते। जैसे सब कुछ अगर सेम है तो लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। एक ऑर्बिटल के अंदर स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा या तो क्लॉकवाइज हो जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इन स्पिन क्वांटम नंबर तो हमेशा गलत, मतलब सेम नहीं होता है, गलत, वो गलती से निकल गया मुंह से, वो सेम नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, उसमें से स्पिन क्वांटम नंबर अलग आएगा ही, एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, ये तो मतलब होना ही होना है। देखिए उन्होंने कहा क्या था, इट इज स्टेट दैट नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम। किसी भी एटम में नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम सेट के नहीं हो सकते। चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम सेट के, चारों जितने भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो चारों सेम नहीं हो सकते। सेम सेट मतलब नहीं हो सकते, उनमें से एक ना एक अलग होगा ही, जो कि मैंने बताया आपको कि वो स्पिन क्वांटम नंबर अलग होगा। जैसे मैं बता, ऐसे लिथियम हो गया, इसका होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1 हो गया। तो इसका हम कर देते हैं यहाँ पे, इसमें हम भर देते हैं इसमें ऐसे, और इसका भर देते हैं हम ऐसे। सही है एकदम, अभी तक आपको पूरा समझ में आया। अब देखते हैं NL ML MS, सॉरी L नीचे आएगा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया हमारा एंगुलर क्वांटम नंबर, ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका भी हमारा एंगुलर वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा वो 1 ही होगा, इसका भी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 ही होगा। ठीक है, इसका तो होगा, ये तो बात ही अलग है, इसका तो होगा ही 1। इसका देख रहे हैं हम, इसका मेन, इसका मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर की बात कर रहे हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर चारों सेम नहीं होंगे, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। इसको हम नहीं करके दिखा रहे, मतलब साथ में करके भी दिखा देते, लेकिन ये मेन नहीं है। एक ऑर्बिटल की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम इसका करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों सेम हो गए, एल क्या होगा 0 होगा,
क्योंकि एस है तो जीरो होगा, एम एल भी क्या होगा, एस है तो जीरो ही होगा। ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कैसे जीरो होगा कैसे वन होगा। और एम एस, अब देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है, मतलब प्लस हाफ आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस, मतलब कि माइनस हाफ आएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए आप, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हुए हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यही पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही बताता है कि चारों के चारों सेम नहीं हो सकते, एक ना एक उसमें से अलग होगा ही। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए और आगे के लिए भी, मतलब आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कैसी लगी वीडियो, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ उसमें बताइएगा। और आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो यहीं तक थी, तब तक के लिए बाय बाय, मतलब अगले टॉपिक्स के लिए बाय बाय, मतलब अगले टॉपिक्स वीडियो में, मतलब इस वीडियो के अगले टॉपिक्स तक के लिए बाय बाय। अगले टॉपिक को मैं लेके आऊँगा, अच्छे से लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।